बच्चों, चलिए, आई एम बैक अगेन। आशा करते हैं आप लोग भी इससे पहले के सारे लेक्चर्स के नोट्स बना लिए होंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग में से किसी का कोई सवाल कमेंट में नहीं पूछा गया है। इसका मतलब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चैप्टर, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे जीवन यानी मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो विद्युत में हम लोगों ने विद्युत के बारे में जाना था। आवेश क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज। क्या होता है चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोगों ने देखा था। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q इंटू ई के फॉर्म में होगा, Q इक्वल्स टू एन ई के फॉर्म में होगा, यानी E जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। विद्युत धारा I इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। उसके बाद हम लोगों ने प्रतीक देखा था कि करेंट मेजरमेंट जो करते हैं वो आमीटर से करते हैं। आमीटर का प्रतीक ऐसा होता है। ठीक है, विभवांतर हम लोगों ने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। विभवांतर, विभव का अंतर। जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, वैसे ही जो करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से लो विभव, निच्च विभव तक फ्लो करता है। यानी पॉजिटिव चार्ज गर्म तार जो लाल होता है और ठंडा तार जो काला होता है। ठीक ना। सो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक ना, ये हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अवयव, यानी विद्युत सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर खुल प्लग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन प्लग और क्लोज्ड प्लग। यानी मतलब स्विच जो है उसको ऑन ऑफ, ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो तार जुड़ा हुआ है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तार के ऊपर दूसरा तार लपेटा हुआ है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बल्ब को ऐसे दिखलाते, प्रतिरोधक को इस तरीके से दर्शाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक ऐसे दर्शाते हैं। आममीटर जिसे करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं। ओम का नियम हम लोगों ने देखा था। रिश्ता किसके किसके बीच, करेंट और वोल्टेज के बीच जो रिश्ता होता है वो डायरेक्ट रिश्ता होता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, तो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ये साइन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल का साइन लाना होगा। तो जब भी इसको हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। उस स्थिरांक, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस ना। तो जो करंट होता है वो वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, सॉरी, जो वोल्टेज होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। जो वोल्टेज होगा कांस्टेंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस एक करंट के बराबर होगा। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद करंट और वोल्टेज के बीच का लीनियर रिलेशन होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध भी हम लोगों ने देखे थे। जब करंट फ्लो होता है तो कोई आगे बढ़ता है तो उसको दुनिया में कोई ना कोई तो होता है जो विरोध करता है। तो जब तार में करंट आगे बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो होता है तार का प्रॉपर्टी, वो उसको विरोध करता है, आगे जाने से रोकता है। उसी को प्रतिरोध कहते हैं, रोध उत्पन्न करता है ना। हो धारा नियंत्रक, आ गए हम लोग अपने मंजिल पे। धारा नियंत्रक क्या होता है? देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो धारा को फ्लो होने से रोकता है।
जो प्रतिरोध होता है, अगर करंट आगे फ्लो हो रहा है तो मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जो उसको रोकता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को अगर हम कम ज़्यादा कर सके ना, यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस से करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये धारा हो गया, क्या हो गया, धारा, और ये हो गया नियंत्रक। तो धारा को जो नियंत्रक करता है वो धारा नियंत्रक कहलाएगा। ठीक है, तो इसको धारा नियंत्रक का मतलब होता है रिहोस्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं रिहोस्टेट। तो रेजिस्टेंस ही है धारा नियंत्रक, और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है। इसको इधर उधर करते हैं तो इधर करेंगे तो कम रेजिस्टेंस लगेगा, इधर करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो ए भी आर है लेकिन बीच में नीचे एच लिख देते हैं, तो ये हो जाता है रिहोस्टेट, धारा नियंत्रक। मतलब रेजिस्टेंस को कम कीजिए, रेजिस्टेंस को ज़्यादा कीजिए। और इस जैसे देखिए हम लोग पहले का जो ऑडियो टेप आता था उसमें क्या होता था, हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते थे, वॉल्यूम को घटाते थे। अभी भी इस तरह का बटन अगर आता है तो वॉल्यूम घटाने वॉल्यूम बढ़ाने का, ठीक ना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं, जिससे करंट बढ़ता घटता है, जिसके वजह से साउंड घटता बढ़ता है, ठीक ना। जो बटन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं, जिससे करंट बढ़ता घटता है, उसको रिहोस्टेट बोलते हैं। जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, डेक बॉक्स में या फिर पुराने टीवी वगैरह में वो जो बटन होता था जिसको घुमाते हैं, ठीक ना, उसमें बेसिकली हम लोग करंट को रेजिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं, जिससे करंट बढ़ता घटता है, उसके वजह से साउंड बढ़ता घटता है। तो धारा नियंत्रक उसी को कहते हैं। तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, क्या करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, यानी रिहोस्टेट क्या करता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। इधर करेंगे तो कम हो जाएगा प्रतिरोध, इधर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति यानी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, उस डिवाइस को धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक किसका नाम है, एक युक्ति का नाम है, एक डिवाइस का नाम है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, वे कारण जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध उसी का, जो भी चालक है, हर चालक का प्रतिरोध होता है। जैसे पहले क्लासेस में मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग तांबे का तार घर में यूज करते हैं, ठीक ना। एल्युमिनियम का तार इससे पहले यूज करते थे। लोहे का तार कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि लोहे के तार में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तांबे के, एल्युमिनियम में उससे कम होता है, तांबे में उससे भी कम होता है, चांदी के तार में और भी कम होता है, सोना का तार में और भी कम होता है। तब तो हम लोग को सोना का तार लगाना चाहिए घर में। अगर घर में सोना का तार लगाओगे तो पूरा बस्ती के लोग आके नोच के ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को दोनों चीज देखना है, जिसमें पैसे भी कम लगे और जिसमें करंट भी ज्यादा विड्रॉ हो, जिसमें कम से कम करंट बर्बाद हो। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा बर्बाद होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाह रहा है, अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने दे रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है इधर से जा रहा है, दूसरा स्टूडेंट नहीं जाने दे रहा, अब दोनों में जम के झगड़ा होगा। जितना झगड़ा होगा तो दोनों का एनर्जी डाउन होगा ना, दोनों दोनों को भूख लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसको प्रतिरोध रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा, तो हीट उत्पन्न होगा। तो जितना ज्यादा रोकेगा उतना हीट उत्पन्न होगा। तो हीट जो जो करंट है वो उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना करंट हमको मिलना चाहिए था उतना करंट नहीं मिलके वो उष्मा में कन्वर्ट हो गया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो वेस्ट हो गया हीट का, तो क्या है वो हवा में इधर उधर हो गया, उसका तो कोई यूज नहीं होगा,
ठीक है, उसे थोड़ी हम खाना पकाएंगे तसला हवा में रख के, तो वो तो संभव है नहीं। तो हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा में वो वेस्ट हो गया। तो जितना ज्यादा तार में प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा, देखिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। उष्मा का ऊर्जा का ना तो संचरण किया जा सकता है, ना तो विनाश किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो होगा क्या, जो हीट होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जनरेट होगा, कन्वर्ट होगा, तो करंट ही कन्वर्ट होता है हीट में, ठीक ना। तो हमारा करंट वेस्ट हो रहा है। तो हम उस तरह का तार लेंगे जिसमें कम से कम प्रतिरोध हो, जिसके वजह से कम हीट जनरेट हो, जिसके वजह से ज्यादा करंट हमको मिल सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वे कारण जिन पर चालक, तो चालक के तौर पे हम लोग एल्युमिनियम के तार लेते हैं जो बड़ा बड़ा दूर दूर तक करंट को भेजा जाता है। घर में हम लोग कॉपर का तार मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता भी है, तांबा का तार सस्ता भी है, और इसमें कम नॉमिनली कम प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो जिससे विद्युत फ्लो करता है उसको चालक कहते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह करता है जिसपे, उसको चालक कहते हैं। लकड़ी को चालक नहीं करेंगे, लकड़ी को कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, कुचालक, ठीक है। प्लास्टिक को भी कुचालक कहेंगे क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इस सबको इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो देखिएगा जो भी तार खरीदते हैं उसमें इंसुलेशन रहता है ऊपर में प्लास्टिक का, करिया, लाल, पीला, हरा जो होता है सब क्या होता है, वो इंसुलेशन होता है। उस वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए तार के ऊपर करंट जा रहा है अंदर से, ऊपर से हम पकड़े हुए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कुचालक है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। और अंदर में अगर तार को थोड़ा सा छील दीजिए और छील के उसको पकड़िए, तब देखिए क्या होता है, तो वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो करंट हमारे शरीर में आ जाएगा और फिर हम थोड़ा सा डांस करेंगे, ओके, नच बलिए। चलिए, तो वे कारण जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब चालक हम किसको बोलते हैं, जिससे करंट फ्लो होगा। चालक का मतलब हो गया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो ये सब क्या हो गया, चालक हो गया। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, वाह। तो वे कारण जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध का मतलब आर हो गया, ठीक है। तो आर जो होता है, ये कह रहा है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर जो है वो समानुपाती होगा लंबाई के, किसके, लंबाई के समानुपाती होगा। यानी जितना लंबा चालक होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, समझ गए। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब इसको एक चीज से समझते हैं हम लोग कभी कभी देखे होंगे फिल्म वगैरह में या टीवी में, शो में, कहीं भी, कि कोई एक टनल है ना, सुरंग, जिसको हिंदी में सुरंग बोलते हैं, वो इस तरह का होल टाइप का होता है, उसमें फौजी लोग अंदर 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 रेंग रेंग के जाता है, ठीक है। तो सुरंग अलग अलग साइज का होता है। एक सुरंग मान लीजिए इतना बड़ा है जिसमें एक आदमी रेंग के जा सकता है, एक सुरंग उससे बड़ा है जिसमें एक आदमी ऐसे ऐसे बैठ के फुदक फुदक के जा सकता है, एक सुरंग और बड़ा है जिसमें एक आदमी चल चल के जा सकता है, और एक सुरंग और बड़ा है जिसमें उछल कूद के इधर से उधर कूद कूद के जा सकता है। अब दो सुरंग को ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा सुरंग जिसमें उछल कूद के जा सकता है, और एक तो एकदम पतला सुरंग जिसमें रेंग रेंग के जा सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि सुरंग में अगर हम जा रहे हैं तो मान लीजिए सुरंग का साइज इतना ही लंबा है, ठीक ना, सुरंग का साइज इतना ही लंबा है, ठीक है। तो तुरंत घुसे, तुरंत पार हो गए। अब सुरंग का इतना लंबा है तो घुसे, थोड़ा 5 मिनट में पार हुए, दिक्कत थोड़ा ज्यादा हुआ। और अगर लंबा है सुरंग का साइज तो दिक्कत और ज्यादा होगा,
यानी जितना लंबा सुरंग होगा उतना पार करने में दिक्कत आएगा, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तार का जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता उतना ज्यादा होगा। जैसे सुरंग जितना लंबा होगा उतना दिक्कत होगा उसको पार करने में। अब दूसरा बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट अच्छे से समझना है। अनुप्रस्थ काट मतलब मान लीजिए ये तार है, ठीक ना, तो तार का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर से काटेंगे तो सामने से जो दिख रहा है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मेरा उंगली यहां से इसको खच से काट दिए, ऐसे से करके खच से काट दिए, तो जो काटेंगे तो इस साइड जो गोल सा दिखेगा वो होगा अनुप्रस्थ काट ना। जैसे ये पेन है, इसको यहां से ऐसे करके खच से काट दिए तो इधर जो दिख रहा है वो है अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और जो एरिया होगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युक्त क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। व्युत क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो लेंथ हम लोग देख लिए कि सुरंग जितना लंबा होगा उसको पार करने में उतना मुश्किल होगा आएगा। अब क्या दो बताए थे कि एक बड़ा सा सुरंग है जिसमें उछल कूद कूद के पार हो सकते हैं, एक एकदम पतला क्रॉस सेक्शनल एरिया का सुरंग है जिसमें ऐसे ऐसे लेट के खाली पार हो सकते हैं। तो अब दिक्कत किस में आएगा बताइए? अगर पतला सा एकदम सुरंग है लेट लेट के पार करने वाला तो उसमें तकलीफ बहुत ज्यादा होगा, ठीक ना। तकलीफ, रेजिस्टेंस तो तकलीफे है ना, करंट को पार नहीं होने देता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तो तकलीफ है, करंट को पार नहीं होने देता है। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, लेट लेट के जाना पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर एरिया ज्यादा हो जा रहा है यानी एकदम बड़ा से सुरंग है इसमें कूद कूद के जा सकते हैं तो रेजिस्टेंस, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी तकलीफ कम हो जाएगा, आराम से कूद फांद के खाते पीते जाएंगे पिकनिक मनाते हुए, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड करता है, एक पे डायरेक्टली और एक पे इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ पे और रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक ना। अब दोनों को एक साथ हम लोग लिख देते हैं। दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। आर लेंथ पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा और ए पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। अब ये वाला साइन को तो हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? इक्वल का साइन लाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो बैठ के रो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो होगा, जो प्रतिरोधकता होगा, प्रतिरोध होगा, वो एल पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा और ए पे इनवर्सली डिपेंड करेगा, यानी लेंथ तार का जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब बात रहा रो का, तो रो जो है वो मटेरियल्स का प्रॉपर्टी होता है। ये किसका प्रॉपर्टी होता है? मटेरियल का। ये मोटाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। कॉपर का रो अलग होगा,
एल्युमिनियम का रो अलग होगा, गोल्ड का रो अलग होगा, सिल्वर का रो अलग होगा। ठीक है, अगर सिल्वर का ही एक पतला तार है और एक मोटा तार है तो दोनों का रो सेम होगा, ठीक ना, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, कम मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, अनुप्रस्थ काट कम होगा। ठीक है, तो रो जो है, आर जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रो होता है मटेरियल्स का प्रॉपर्टी, वो मटेरियल बदलेंगे तभी रो बदलेगा, नहीं तो रो नहीं बदलेगा। मटेरियल बदलेंगे तो रो बदलेगा, नहीं तो रो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब है तापमान के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो है वो तापमान के समानुपाती होता है, यानी टिंग टिंग, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो तापमान के समानुपाती होगा। यानी अगर तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब साउथ इंडिया में अगर कन्याकुमारी जाते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तार में, और अगर कश्मीर जाते हैं वहां टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो पदार्थ का प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक ना, कॉपर का रेजिस्टेंस आयरन से कम होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस एजी उससे भी कम होता है, गोल्ड का रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। तो कौन सा पदार्थ है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। तार के लंबाई पे डिपेंड करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, ठीक ना। यानी पहला क्या है कि तार कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि तार का जो अनुप्रस्थ काट है इसका एरिया पे डिपेंड करता है, इस एरिया पे, ठीक ना। तापमान पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कि इसको कितना डिग्री टेम्परेचर, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी पंखा जल्दी गर्म हो जाता है देखिएगा। और ठंडा में पंखा बहुत देर से गर्म होता है, ठंडा में हम लोग तो चलाना नहीं है पंखा, ठीक है। अब है पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, तो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता, ये जो यहाँ पे बताया ना रो, ये वाला रो, ठीक है, वही है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। 1 मीटर भुजा वाले घन ना, 1 मीटर भुजा वाले घन, यानी उसका लेंथ भी 1 होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 होगा, ठीक ना। 1 मीटर भुजा वाले घन, उसका एल भी 1 मीटर होगा और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 मीटर भुजा वाले घन, घन का मतलब होता है इस तरह का कुछ, टिंग 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 टिंग। ये हो गया घन, मतलब क्यूब, घन का मतलब क्यूब। तो इसका लंबाई जो है ये वाला, ये 1 मीटर है ना, इसका चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है ना। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 1 मीटर ही होगा, 1 गुने 1, 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई भी 1 मीटर। इस तो एल और ए दोनों 1 मीटर हो गया, तो 1/1 यानी रो जो होगा आर के बराबर हो जाएगा। सो 1 मीटर भुजा वाले घन के
विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत का प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी 1 मीटर घन से अगर हम लेते हैं तो ये जो R होगा, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो। अगर ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो R और रो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर घन भुजा वाले घन से अगर हम रेजिस्टेंस पास करंट पास कराते हैं तो इसका जो रो होगा वो इसका R के बराबर होगा, यानी विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक ना। यहाँ पे ये चौड़ाई गुने ऊंचाई है, ये b है और ये h है, तो दोनों 1 1 है, और लेंथ भी 1 मीटर है, तो 1/1, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे। आगे है एसआई मात्रक। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा ये भी देखते हैं, ठीक ना। रो का एसआई मात्रक क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो अगर हमको रो का निकालना है तो L और A को उधर ले जाना होगा। R ऑलरेडी इधर है, A को इधर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और L इधर न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखते हैं R को हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, A को एरिया यानी मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और L को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर और इधर 1 मीटर कट गया, तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है विद्युत प्रतिरोधकता का, ओम इंटू मीटर। ठीक है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, वो तो ऊपर हम बता ही दिए थे। जो रो है वो लंबाई पे या लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, या जो रो है वो एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ रो जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। ठीक है, रो जो है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस पे और इस पे डिपेंड, लेंथ पे और अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड नहीं करता। कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा हो, वो उसके मटेरियल्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये सोना है या चांदी है या तांबा है, उस पर डिपेंड करता है रो। ठीक ना, कितना मोटा है कितना पतला है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती किंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। हाँ, ये जो रो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बदलेगा तो रो भी बदल जाएगा। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर जो होता है वो 10⁻³ से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में होता है। धातु मतलब लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनिया, पीतल, ये सब क्या है, धातु है। और मिश्र धातु मतलब तांबा और लोहा को मिला के कुछ बना लिए, यानी 2 या 2 से अधिक धातु को मिला के बना लेते हैं तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। ठीक ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के बना लेते हैं तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कोई भी धातु या मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होगा वो 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में होता है। 10⁻³ का मतलब आप लोग को भली भांति पता होगा, 1/1 के ऊपर 3 जीरो, 1000 से डिवाइड कर दें। ठीक ना, वैसे ही 6 - 6 में एक
6 शून्य बैठा देंगे। अगला पॉइंट, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब कहने का मतलब है हमारे पास एक मिश्र धातु है जो आयरन और एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। तो अगर आयरन का प्रतिरोधकता मान लेते हैं 10 ओम है, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता मान लेते हैं 3 ओम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। जो प्रतिरोधकता होगा विद्युत प्रतिरोधकता, सॉरी ये मीटर है, ये भी मीटर है, ओम मीटर। तो मिश्र धातु जो होगा, जैसे आयरन एल्युमिनियम जो मिश्र धातु होगा, मान लीजिए Fe2Al3 है, ठीक ना, 2 आयरन और 3 एल्युमिनियम। तो इसका जो होगा वो दोनों से ज्यादा होगा, यानी मान लीजिए इसका 12 ओम मीटर है, ठीक है। ये दोनों से ज्यादा होगा, यानी 10 से ज्यादा होना चाहिए। 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, यानी इसके दोनों अवयवी से ज्यादा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को जोड़ के ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे तो खैर ज्यादा होगा ही, ठीक ना। इसमें दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा होगा ये, ठीक है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर किसका, मिश्र धातुओं का शीघ्र ही अपचयन यानी दहन यानी मेल्ट, क्या होता है, मेल्ट नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है, ठीक ना। ये जो मिश्र धातु होता है वो उच्च तापमान पर जल्दी मेल्ट नहीं होते। मेल्ट होना मतलब क्या होता है, देखिए हम चीजों को जैसे जैसे गर्म करते हैं ना, तो धीरे धीरे सॉलिड अगर है तो गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा। जैसे बर्फ, बर्फ 0 डिग्री में बर्फ रहता है यानी सॉलिड रहता है, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर लाते हैं धीरे धीरे मेल्ट करके पानी बन जाता है। अब पानी को और गर्म करते रहिए, गर्म करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पे, भाप बन जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले सॉलिड था, 0 डिग्री से नीचे यानी माइनस टेम्परेचर में बर्फ है, सॉलिड फॉर्म में है पानी, 0 डिग्री के ऊपर ले आए गर्म करके तो पानी हो गया लिक्विड फॉर्म में, और ऊपर ले गए 100 डिग्री के ऊपर तो गैसियस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, और टेम्परेचर जैसे जैसे घटाते हैं, अगर गैस है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो सॉलिड बनेगा। तो टेम्परेचर घटाने से गैस से सॉलिड बनता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से गैस की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 650 डिग्री के आसपास होता है सेंटीग्रेड। तो एल्यूमिनियम को गर्म कर रहे हैं 600 डिग्री तक करते करते ले गए, 650 पे ले गए, तो वो मेल्ट हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम जो है वो लिक्विड बन जाएगा, यानी एल्यूमिनियम का लिक्विड बन जाएगा, ठीक ना। अब है एल्यूमिनियम और आयरन दोनों मिक्स कर दिए तो मिश्र धातु हो गया। जैसे मिक्सचर होता है, चना और बाकी वगैरह वगैरह बादाम उदाम मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है, वैसे ही मिश्र धातु, ये धातु का मिक्सचर हो गया, ठीक ना। तो जैसे ही इसको एल्युमिनियम के साथ आयरन को मिक्स कर दिए तो पहले एल्युमिनियम 650 डिग्री में मेल्ट कर रहा था, लिक्विड बन रहा था। अब जैसे ही उसमें आयरन मिक्स कर दिए, अब वो 700 या 750 डिग्री में मेल्ट करेगा, 650 पे तो पक्का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 650 उसके अवयवी धातु का यानी एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम का था, मिश्र कर दिया तो उससे बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग कोई भी तापन युक्ति, जैसे आयरन हो गया, आयरन गर्म करते हैं तभी आयरन होगा, हीटर हो गया जिसमें खाना बनाते हैं, वो गर्म होगा तभी हीट देगा तभी खाना बनेगा, रूम हीटर हो गया वो भी लाल हो जाता है। तो ये सब जितना भी तापन युक्ति है यानी हीटिंग डिवाइस, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, वो सब में हम लोग मिश्र धातु यूज करते हैं। जो आयरन का जो वो नीचे वाला है वो मिश्र धातु है, वो प्योर
ये नहीं है, ना तो प्योर लोहा है ना तो प्योर तांबा है। वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक ना, तापन युक्ति जितना भी होता है, वो चाहे रूम हीटर हो, चाहे खाना बनाने वाला हीटर हो, चाहे आयरन करने वाला हो, ठीक है, चाहे पानी गर्म करने वाला हीटर हो, ठीक है, वो सारा मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है, मिश्र धातु से। क्योंकि मिश्र धातु जो होता है वो अपने अपने जो धातु से मिलकर बना है, उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अगला है, तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचारण के लिए। संचारण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। तो विद्युत संचारण के लिए हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। हमारे घरों में भी या तो बहुत दूर दूर तक ले जाना है तो भाई कॉपर का तार, तांबा का तार महंगा पड़ेगा, इसलिए एल्युमिनियम का तार यूज कर लेते हैं। और घर में छोटा दूर तक लेके जाना है तो उसमें हम लोग कॉपर यानी तांबा का तार यूज करते हैं। और एकदम बहुत छोटा सा मशीन है जिसमें लगाना है, ठीक ना, बहुत महंगा वाला मशीन, तो उसमें चांदी का तार यूज करते हैं। ठीक ना और एकदम छोटा सा मशीन होगा इतना पिद्दी सा, तो उसमें सोना का तार यूज करेंगे, क्योंकि करंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध मतलब आर, इसका श्रेणी क्रम मतलब एक आर दूसरे आर से जुड़ जाएगा, तीसरे आर से जुड़ जाएगा, यानी लाइन से जुड़ते रहेगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं यार, हम लोग क्या करते हैं, टिंग टिंग रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं ना। ठीक है, तो श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे यहाँ पे देखिए एक है जुड़ा हुआ, दूसरा जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तार है, ये एक तार है, सर्किट है, इसमें आमीटर लगा दिए हैं। भाई करंट यहाँ से कितना फ्लो होगा तो बता देना, इसको बैठा दिए हैं चौकीदार को। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए हैं हम लोग सोर्स वोल्टेज, बैटरी, जो भी आप बोल लो। ठीक ना, 220 वोल्ट मान लेते हैं, चाहे जो भी 440 वोल्ट मान लो, जो भी मान लो आप लोग। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है, जो पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइड से करंट का प्रवाह होता है नेगेटिव साइड के तरफ। पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के तरफ करंट का प्रवाह होता है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जो ऑन है, बीच में डॉट है, इसका मतलब। ठीक है, तो इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक R1, एक R2, एक R3, और तीनों किस में लगे हैं, सीरीज में। किस में लगे हैं, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इस सर्किट को 3 ठो रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक रेजिस्टेंस लगाएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3 ठो अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे घर में भी अगर 10 ठो बल्ब लगा हुआ है तो एक बड़ा वाला बल्ब लाकर लगा देते हैं, बाकी हटाओ 10 ठो, फालतू का ना। वैसे ही ये तीनों को हटा के हमको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें सब चीज रहेगा। ठीक ना, जिसमें सब चीज रहेगा। यहाँ पे आमीटर भी रहेगा, यहाँ पे आमीटर भी रहेगा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस एक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्विच भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस एक लगाएंगे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट होगा, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब क्या है, ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सबके अक्रॉस भी है। यहाँ पे क्या है, सबके अक्रॉस, यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट
और ये पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, V वोल्टेज है। कितना है, V वोल्टेज है। अब मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज है वो निकालते हैं। एक रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज है, तो मान लेते हैं ये V1 है। अब दूसरा रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज है, ये मान लेते हैं V2 है। तीसरा रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज है, इसको मान लेते हैं V3 है। ठीक ना। R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज है, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है, ओम का नियम, V इक्वल्स टू आई आर। क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। तो अच्छा, करेंट जो सप्लाई हो रहा है वो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, सब जगह आई वोल्टेज है, और इधर से भी आई निकल रहा है। तो करंट सब जगह सेम है। ठीक है। तो अब एक इक्वेशन बनाते हैं। एक्चुअली V1 V2 V3 को जोड़ेंगे तो हमको V मिल जाएगा, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है ना। ये जो वोल्टेज V है वो हमको मिल जाएगा, V1 V2 V3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक ना। अब V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, I इंटू R। तो V1 इक्वल्स टू क्या होता है, V1 को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1। करेक्ट। V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब I आ जाओ बाहर, I अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। टिंग टिंग। अब R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारा V है, यहाँ पे I है। अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा V अपॉन, नो 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 नो, हाँ ये नीचे आ जाएगा, इधर न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इधर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और V अपॉन I क्या होगा, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V इक्वल्स टू आई आर। तो V अपॉन I को इधर अगर ले आते हैं ना तो ये इधर I हो जाएगा। तो V अपॉन I इक्वल्स टू क्या होता है, R। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे R V अपॉन I, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा वो R होगा, जो R1 R2 R3 के योग के बराबर होगा। योग मतलब संयोजन के बराबर होगा। इसको फिर से ध्यान से हम लोग देख लेते हैं भाई। ओम के देखिए, ये सर्किट को ध्यान से देखना है। अभी तो सबसे पहले इसको पूरा मिटा देते हैं। धिंग तड़ंग धिंग तड़ंग धिंग तड़ंग धिंग तड़ंग धिंग तड़ंग, ताकि फिर से समझाएं और अच्छे से समझाएं। देखिए ये सर्किट है, सर्किट में ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3, और यहाँ से यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। ठीक है। अब मान लेते हैं इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसको V1 मान लेते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 है। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको V2 मान लेते हैं। इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसको V3 मान लेते हैं। ठीक है। करंट जो है यहाँ से I फ्लो हो रहा है, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, वो सब जगह I ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। इधर से भी I जाएगा।
तो अब ओम के नियम से क्या होता है, V1 को हम लोग IR1 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3 ना। अब V जो है, V है V1 प्लस V2 प्लस V3 का योग होगा, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके बीच में V1, इसको V2, ये V3, तीनों को जोड़ेंगे तो V मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दिए V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 को हम लोग लिख सकते हैं IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। I कॉमन निकालनी है, R1 प्लस R2 प्लस R3, I को इधर नीचे ले गए तो V अपॉन I क्या होता है, ओम के नियम से रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी ये तीन रेजिस्टेंस हटा के हम एक सिंगल R रेजिस्टेंस का लगा सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये मान लीजिए 1 ओम है, ठीक है, कहने का मतलब अगर R1 1 ओम के बराबर है, R2 2 ओम के बराबर है, R3 3 ओम के बराबर है, ठीक ना, तो ये तीनों के बीच हम लोग एक सिंगल लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, कितना का, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 5 1 6 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। सो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 को IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ भी लिख दिए, यहाँ से I कॉमन ले लिए तो ये बच गया, ठीक है। अब I R R1 R2 R3, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR ना, तो I इसमें कैंसिल हो गया है, ये अलग तरीके से बनाया है, वाह। वोल्टेज को करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू IR हमको पता है, तो करंट कैंसिल, तो R इक्वल्स टू ये, ठीक है। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। अब है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, वो था श्रेणी क्रम, यह है पार्श्व क्रम। उसमें क्या था, एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध के बाद तीसरा प्रतिरोध के बाद, तो इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक पंखा लगा, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। अब क्या है कि यहाँ से एक तार ले गए, यहाँ एक प्रतिरोध लगाए, फिर यहाँ से एक तार ले गए, यहाँ एक प्रतिरोध लगाए, फिर यहीं से एक तार ले गए, एक प्रतिरोध लगाए, ठीक है। इसको भी यहाँ एक जगह जोड़ दिए और इधर भी एक जगह जोड़ दिए, ठीक है। तो अब क्या है, एक पॉइंट से ही सब जगह निकल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, पार्श्व क्रम, क्या हो गया, पार्श्व क्रम या समानांतर, एक के नीचे एक। यहाँ पे क्या था, एक से एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा है, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे का पहला सिरा जुड़ा हुआ है, और इसमें सबका पहला एक साथ सबका दूसरा एक साथ, ये हो गया समानांतर। अब इसमें इक्विवेलेंट लगाना है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी वही देखते हैं। इसमें क्या है, इसके और इसके बीच में वोल्टेज भी है, यानी इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज भी है, तो ये रेजिस्टेंस के भी वोल्टेज होगा, ये रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा, ये रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में है, ये रेजिस्टेंस भी ये पॉइंट के बीच में है, और ये रेजिस्टेंस भी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ठीक ना। लेकिन जो करंट यहां से जा रहा है, ठीक ना, तो करंट यहां से बढ़ जाएगा, इधर I1 हो जाएगा, इधर I2 हो जाएगा, और इधर
I3 हो जाएगा। यानी इधर I1 होगा, इसमें I2 होगा और इसमें I3 होगा। अब ये तीनों यहां जुड़ के फिर से I हो जाएगा। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस का R1 रेजिस्टेंस है और करंट है I1। रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है। रेजिस्टेंस R2 है, करंट I2 है। रेजिस्टेंस R3 है, करंट I3 है। ठीक ना। लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस भी ही है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही है। लेकिन वहां पे क्या था, एक रेजिस्टेंस यहाँ सब श्रेणी क्रम में था। तो ये रेजिस्टेंस मान ले पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो एक रेजिस्टेंस ए बी के बीच में था, दूसरा बी सी के बीच में था, तीसरा सी डी, उस श्रेणी क्रम में ऐसा था। लेकिन यहाँ सारा ए और बी के बीच में ही है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा पानी वानी पी के आ जाइए। वीडियो को पॉज करके जाइएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये समानांतर या पार्श्व क्रम में है, तो इसमें करंट बट जाता है। करंट I1 I2 I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 I1 R2 I2 R3 I3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वोल्टेज होगा सबका भी होगा। सबका वोल्टेज क्या होगा, भी ही होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 I2 I3। यहाँ पे जो है I वो ये तीन में बट रहा है और वापस से तीनों जुड़ के I बन जा रहा है। यानी कहने का मतलब I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ना। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो इसके अक्रॉस में क्या है, V R1। I1 के पास जो वोल्टेज है वो कितना है, V है, और रेजिस्टेंस R1 है। I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 प्लस I2 के पास भी वोल्टेज V ही है, सबके पास वोल्टेज V है। तो V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और करंट को हम लोग टोटल करंट जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी I अपॉन R लिख सकते हैं। सॉरी, AI को हम लोग V अपॉन R लिख सकते हैं। तो ये हो गया V अपॉन R इक्वल्स टू, ये भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, भी गयो, भी गयो। तो क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रहा। ठीक ना। ये रिलेशनशिप रहा पार्श्व क्रम के लिए। एक चीज यहां पे ध्यान देने योग्य है कि पार्श्व क्रम में करंट टूट रहा है, वोल्टेज बराबर है सबके बीच, और श्रेणी क्रम में करंट सबका बराबर है, वोल्टेज अलग अलग हो रहा है। करंट सबसे I पास हो रहा है, लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग है, V1 V2 V3। ठीक है। और पार्श्व क्रम में वोल्टेज सबका भी है। ठीक ना, करंट अलग अलग हो रहा है। ये ध्यान देने योग्य है। रिलेशन कितना है, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर 4 रेजिस्टेंस रहेगा तो एक और जोड़ देंगे R4, 5 रहेगा तो एक और जोड़ देंगे R5। ठीक ना। चलिए। सो एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, पार्श्व क्रम में जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक सर्किट बना रहे हैं पार्श्व क्रम का। ठीक है, टिंगे
ये पार्श्व क्रम का एक सर्किट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये पार्श्व क्रम का एक सर्किट बन गया, ये कुछ वोल्टेज भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, और इसको भी मान लेते हैं 8 ओम है, सपोज 8, 4 और 6 ओम है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट, अगर इसका हम इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाते हैं जिसमें एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तीनों रेजिस्टेंस हटा के हमको एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो कितना रेजिस्टेंस लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/r = इसका जो है 1/r = 1/8 + 1/4 + 1/6। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 8, 4 और 6 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, हाँ 24। तो 18 के 24, यहाँ 3 हो जाएगा, 4, 12, 6 के 24, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 के 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, 6, 4, 10 और 3, 13/24, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा 24/13, यानी 13 दूनी 26 होता है, तो 1.8 के आसपास मान के चलिए कुछ ओम आएगा। यानी देखिए कितना कम हो गया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1.8 ओम के या लगभग 2 ओम के बराबर हो गया। कितना ओम हो गया, 2 ओम। यानी 8 ओम था, 4 ओम था, 6 ओम था, ये तीनों को हटा के हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा दिए, यानी रेजिस्टेंस बहुत घट गया पार्श्व क्रम में। अब वही देखते हैं हम लोग इसमें श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, देख, ठीक है। श्रेणी क्रम में मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगाएं, दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम का और तीसरा 6 ओम का, उतना ही लगाते हैं। ये तो समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक ना। श्रेणी क्रम में देखते हैं, टिंग टिंग टिंग, श्रेणी क्रम में 8 ओम, एक 2 ओम और एक 4 ओम का लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, R = R1 + R2 + R3, यानी R = सीधी सीधी बात है 8 + 2 + 4, यानी 4, 2, 6 और 8, 8, 6, 14 ओम। यानी इक्विवेलेंट लगाएंगे तो ये 8 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 14 ओम का हो गया। और इसी को पैरेलल में तीनों को लगाएंगे तो इक्विवेलेंट 2 ओम का हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी रुकावट ज्यादा होगा, यानी करंट जो है वो कम फ्लो होगा और हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए जो हम लोग घर में लगाते हैं वो पैरेलल कनेक्शन लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से बोर्ड से एक 2 तार निकालते हैं, एक तार, और यहाँ बल्ब में लगाते हैं, बल्ब का दूसरा तार फिर बोर्ड के दूसरा, मतलब दोनों बोर्ड का एक ही स्विच में रहता है, एक और 2 ठो 2 पिन वाला जो होता है, ठीक ना। तो बोर्ड से बल्ब के लिए भी 2 तार लेके जाते हैं, पंखा के लिए भी 2 तार लेके जाते हैं, टीवी के लिए भी 2 तार लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक तार निकाले, इसी पे बल्ब लगा दिए, उसी के बाद उस पंखा लगा दिए, उसी के बाद टीवी लगा दिए, और उसके बाद एक बार ऑन किए स्विच तो पंखा, बल्ब, टीवी सब ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो सब ऑफ हो गया। ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग, सब अलग अलग कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देखिए 2 ओम के आसपास हो गया, हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस
कम हो जाता है। तो कम होने के कारण करंट ज़्यादा मिलता है हमें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि करंट बर्बाद हो, ठीक ना, क्योंकि हीट का तो कोई लाभ है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग घर में पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन नहीं करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन होता है दिवाली वाला चाइना लाइट में। चाइना लाइट में एक लाइट अगर खराब हो गया तो कोई लाइट नहीं जलता है, या तो उससे जुड़ा जितना श्रेणी क्रम में रहता है वो कोई भी नहीं जलता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन नहीं करते, हम लोग घर में पैरेलल कनेक्शन यानी पार्श्व क्रम संयोजन करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ, यानी पार्श्व क्रम संयोजन का क्या क्या लाभ है श्रेणी क्रम के संयोजन में तुलना में। एक तो हम बता दिए कि भाई श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक डिवाइस अगर खराब हुआ तो कोई भी नहीं जलेगा, सब एक साथ बंद होगा या सब एक साथ जलेगा। लेकिन पार्श्व क्रम में जो खराब होगा नहीं जलेगा, बाकी सब चलेगा। बल्ब खराब हो गया तो बल्ब नहीं जल रहा, टीवी चल रहा, पंखा चल रहा। तो पार्श्व क्रम का एक तो ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि रेजिस्टेंस कम यूज होता है उसमें, ठीक ना, तो करंट हमको ज्यादा मिलता है। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम मिलता है, ठीक है। यहां देखते हैं क्या क्या लिखा। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, यानी करंट का फ्लो टूट जाएगा। जैसे तार है, यहां से मिट गया ना, जैसे तार है, ठीक ना, जैसे ये तार है। अब मान लेते हैं ये यहां से दे देता हूं, टिंग टिंग, अब सही रहेगा। मान लेते हैं यहां से कट गया तो क्या होगा, करंट यहां तक आएगा, इसके बाद नहीं जाएगा यहां, तो टूट गया परिपथ। यानी एक बार परिपथ टूट गया, कोई डिवाइस खराब हो गया तो आगे का कोई भी नहीं जलेगा। तो इसका खराबी है, ठीक ना। एक अवयव खराब तो कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। दूसरा चीज है कि भाई सबको करंट बराबर देता है। बच्चा है उसको भी उतना ही खाना देगा, बूढ़ा है उसको भी उतना ही देगा, जवान है उसको भी उतना ही खाना देगा। मतलब ये जो डिवाइस है, बल्ब है, टीवी है, पंखा है, सबको करंट चाहिए। अब का सबको एक ही अमाउंट में करंट चाहिए, सबको अलग अलग करंट चाहिए। लेकिन श्रेणी क्रम में हम लोग ऊपर देखे थे सबको करंट एक समान देता है। यहाँ श्रेणी क्रम में देखिए सबको करंट क्या देता है, एक समान देता है। ये जो करंट है आई, ये सब जगह आई ही जा रहा है, ठीक ना, सब जगह आई है। यानी यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई है। मान लीजिए बल्ब है तो यहाँ भी आई है, पंखा है यहाँ भी आई है, ये टीवी है यहाँ भी आई है, तो सबको आई करंट दे रहा है। तो ये एक खराबी है एक ठो। दूसरा क्या है, दूसरा पार्श्व क्रम में क्या है कि यहाँ करंट बढ़ जाता है, यहाँ करंट बढ़ जाता है, यहाँ I1 हो जाता है, यहाँ I2 हो जाता है, यहाँ I3 हो जाता है। यानी पंखा को जितना चाहिए पंखा को करंट मिलेगा, बल्ब को जितना चाहिए उतना बल्ब को मिलेगा, जितना टीवी को चाहिए उतना टीवी को मिलेगा। तो ये बढ़िया है, ये रेजिस्टेंस भी कम लेता है, इसलिए भी ये बढ़िया है। और एक खराब होगा तो बाकी दो काम करते रहेगा, इसलिए भी ये बढ़िया है, ठीक है। तो इसका दूसरा खराबी क्या है कि ये सबको बराबर हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, तो सब बंद हो जाएगा। दूसरा है अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, जरूरत अलग अलग होती है धारा की, मतलब अलग अलग करंट चाहिए। लेकिन श्रेणी क्रम जो है वो सबको एक समान करंट देता है। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है। तो पार्श्व क्रम बेहतर है श्रेणी क्रम से। क्यों क्यों बेहतर है भाई, श्रेणी क्रम में एक खराब हुआ सब बंद, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा, श्रेणी क्रम में सबको एक बराबर करंट, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो ना। तो ये गलती है, पार्श्व क्रम में बच्चा को बच्चे के हिसाब से खाना, बड़े को बड़े हिसाब से खाना। यानी छोटा बल्ब को छोटा करंट, बड़ा टीवी को बड़ा करंट,
ठीक ना। एक खराब होगा तो दूसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा जलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम लगेगा तो करंट ज्यादा विड्रॉ होगा, हीट कम जनरेट होगा। ठीक है, अब है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब करंट के वजह से हीट जनरेट होना। अब क्या, आयरन करंट हम लोग देते हैं जिससे हीट जनरेट होता है। ठीक है, हीटर हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, हीट जनरेट होता है। ठीक है, अब करंट के वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको कहते हैं तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। इसको थोड़ा सा किताब से एनसीईआरटी से आप लोग रीड कर लेना, इसको अगले क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतने ही तक रहने देते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जब भी पढ़ने बैठते हैं आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देखना है वीडियो को। आधा घंटा देखिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आधा घंटा देखिए। ठीक ना, और नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स बनना चाहिए। कुछ कुछ जो हम लिखते हैं साइड में, जैसे आप लोग का ये मान लीजिए नोटबुक है, ठीक ना, ये क्या है, नोटबुक है सपोज, ये सबको मिटा देते हैं। तो आप नोट्स बना रहे हैं, हम जो साइड में लिखते हैं ऐसे लाइन खींच के उसको साइड में आप लोग भी लिखा करो। जो आप लोग को लगता है कि ये लिख लेना चाहिए उसको ऐसे साइड में लिखते हैं, लिख लेना चाहिए। ठीक ना, जिससे कि बाद में आपको समझ में आएगा। तो नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए आप लोग, और अपने मन में भी अगर कुछ लगता है लिख लेना चाहिए, समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में तो लिख लो, और कुछ आइडिया हमको भी देना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और बेहतर होगा आप लोग अपने क्लास के लोगों के साथ डिस्कस करिए इस चैप्टर को। ठीक ना, अपने दोस्त को बोलो कि भाई आज तू भी इसको देखना, हम भी देखेंगे, और कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि तुमको क्या समझ में आया और हमको क्या समझ में आया, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, तो उससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, और कुछ कुछ डाउट भी आएगा तो उसको कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, तो होप यू आर हेल्दी, और स्टे हेल्दी एंड स्टडी हेल्दी। चलिए, बाय बाय।